जी नमस्ते, मेरा नाम पीयूष है। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है मेरे नए चैनल पे जिसका नाम है स्क्राइब अड्डा। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ ही महीनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ जो बागी विधायक थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की और इसकी वजह से कांग्रेस, जिसने 2018 में 3 राज्य जीते थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें से एक बड़ा राज्य खो दिया। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी मध्य प्रदेश इलेक्शन में, इसके बावजूद वो सरकार अपनी नहीं बचा पाए। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री दावा करती है कि उनके हाल ही में राइट्स इशू जो हुआ था उसमें उन्होंने 53,124 करोड़ रुपए जोड़े। कंपनी ये दावा करती है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा राइट्स इशू है और पिछले 10 साल में कोई भी नॉन बैंक कंपनी इतना पैसा एक बार में राइट्स इशू के थ्रू नहीं जोड़ पाई। दोस्तों, इसके अलावा मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो में अपना 34% स्टेक बेचकर 14 इन्वेस्टर से 1.52 लाख करोड़ रुपए कमाए। ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना परसेंट जियो में खरीदा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में जो जीडीपी के फिगर्स आए हैं, यानी कि 2020 और 21 की पहली तिमाही जो है अप्रैल जून, इसमें हमारी जीडीपी जो है पिछले वर्ष के हिसाब से 23% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जी हाँ, ग्रो नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है। दोस्तों, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो 2017 में लॉन्च की थी और 2018-19 की अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑडिट रिपोर्ट देखें, बीजेपी ने वो साल 1450 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू रिसीव किए, तो कांग्रेस ने रिसीव किए 383 करोड़ रुपीस। शायद इसीलिए कांग्रेस ने जो है अपने 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर वो चुन के आए तो वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और एनडीए की तीसरी बड़ी पार्टी जो है एलजेपी, वो खबरों के अनुसार जो है 243 सीट्स में से 143 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहती है। इंटरेस्टिंगली आज ही चिराग पासवान जी और अमित शाह जी की बैठक होने वाली है, जिसमें यह डिसाइड होगा कि क्या वो जेडीयू के सामने अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी। दोस्तों, पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़े बयान दिए चाइना को लेके। सबसे पहला बड़ा बयान ये है कि चाइना ने इलीगली लद्दाख में जो है टेरिटरी अपनी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है इंडिया की। राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि 1993 और 1996 में इंडिया और चाइना के बीच जो समझौते हुए थे वो चाइना अभी नहीं मान रहा है। और रक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि इंडिया कंटिजेंसीज भी उठाने के लिए तैयार है अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सीधे सीधे कहा जाए तो राजनाथ सिंह ने चाइना को जो है एक खुली वार्निंग दी है कि इंडिया जो है वॉर से भी पीछे नहीं हटेगा अगर उसको अपनी सीमा की सुरक्षा करनी हो तो। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ये साल के अंत तक आ सकती है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि ऑक्सफोर्ड की अभी वैक्सीन डेवलप कर रही है इंडिया में, उसके अनुसार इंडिया में मार्च 3 तक ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। भले ही ट्रंप ने अनलाइक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स कोई भी वॉर कोई कंट्री के साथ चालू नहीं किया हो, उनका जो रवैया था ये वर्ल्ड लीडर्स के प्रति, जैसे कि पुतिन, किम जोंग उन, शी जिनपिंग, इसकी वजह से जो है वर्ल्ड अथॉरिटेरियन लीडर्स को जो एक एनकरेजमेंट मिलता है, जो कि पूरी दुनिया भर में एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। आपको याद होगा कैसे ट्रंप ने जो है जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का जब मर्डर हुआ था सऊदी अरेबिया के काउंसिलेट में, तभी भी ट्रंप ने कैसे जो है सैंक्शन नहीं किया था सऊदी को। दोस्तों, कोई भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए आप उसका नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। आप ये देखते हैं कि बैंक का लोन ग्रोथ कैसे हो रहा है, डिपॉजिट्स इनफ्लो कितने आ रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि मिनिमम कैपिटल है कि नहीं बैंक के पास, एनपीएस कितने हैं बैंक के, स्ट्रेस लोन कितने हैं बैंक के। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं आपको कोई भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जांचने के लिए, और ये सभी पैरामीटर्स पे लक्ष्मी विलास बैंक जो है बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा था। लक्ष्मी विलास बैंक इनफैक्ट इतना खराब परफॉर्म कर रहा था कि आरबीआई ने इसको पीसीए लिस्ट में डाल दिया था। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है वेस्ट बंगाल में राइट विंग पॉलिटिक्स ज्यादा चलती नहीं है। यहाँ पर पहले कम्युनिस्ट सरकार थी जिसके लीडर थे ज्योति बासु साहब, और उसके बाद टीएमसी ने पूरा टेक ओवर किया है वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी वहां पर 2011 से बनी हुई है।
2014 में जहां बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे इंडिया में 282 सीट जीती, वहां पर बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी लोकसभा में। उसके 2 साल बाद हुए 2016 के वेस्ट बंगाल चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली तो टीएमसी को 203। और दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी ने बहुत सारा ग्राउंड रिकवर किया वेस्ट बंगाल में और पार्टी ने 18 सीटें जीती, सिर्फ 4 कम टीएमसी से। और इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए बीजेपी चाहेगी कि वो अगले साल अपनी वेस्ट बंगाल में एक सरकार बनाए। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने जो है वेस्ट बंगाल को 5 क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है। हर एक क्षेत्र के लीडर का यही काम होगा कि वो सोशल मीडिया से लेके हर एक को कैंपेन ट्रिक आजमाए जिससे बीजेपी को ज्यादा वोट्स मिले। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना के रिसर्जेंस में उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ है। शरद पवार और सोनिया गांधी इतने बड़े लीडर्स के साथ अपनी एक अलग आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना, ये करने में उद्धव ठाकरे सक्सीड हुए अपने पिछले साल में। ये सरकार को अभी 4 साल बचे हुए, इसके सामने तमाम तरह के चैलेंजेस है, पर उद्धव ठाकरे साहब ने ये पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस का टैग हटा के एक चीज तो साफ क्लियर कर दी है कि ही इज हियर टू स्टे फॉर द फुल टर्म। महाराष्ट्र में वो गिने चुने ऐसे मुख्यमंत्रियों में शामिल होना चाह रहे हैं जो अपना 5 साल पूरा कंप्लीट करे सरकार में, और उसी तरफ आगे बढ़ते हुए सरकार में आज उनका 1 साल पूरा भी हो चुका है। The writer also mentions farmers' other plight like not getting loan waivers, lower prices for the produce, and a better irrigation system. Quote, not satisfied in Modi's federal policies, many of which have attracted wide-scale resentment from his critics and minorities, protesting farmers say it is time he stopped what they call his dictatorial behavior. End quote. Sally cries in his April feature. As you could see, the reportage by these 3 reputed news organizations choose India in a bad light. It has damaged the Modi government's reputation and also the perception that Modi government was untouchable because of its absolute majority in India's parliament. दोस्तों हम लोग सच में बहुत अजीब टाइम से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां पर इंडिया के ऑपोजिशन पार्टीज की क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन कम होते जा रही है, पाकिस्तान में हम इसका एकदम ऑपोजिट देख रहे हैं। किसने सोचा होगा कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज जो है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, स्टेट का एक्सेसिव फोर्स यूज करना, ऐसे इश्यूज को आगे जाके रेस करेगी। मोर इम्पोर्टेंटली अभी ऑपोजिशन पार्टी सीधा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिमांड कर रही है कि उनकी पूरी गवर्नमेंट को बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो मास प्रोटेस्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? आज के वीडियो में हम 5 पॉइंट में ये चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और की रीजन जो है ये मैसिव प्रोटेस्ट का, वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। एक्सप्रेस की रिपोर्ट फोकस करती है कि कैसे बड़े राज्य जैसे केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसी बड़े स्टेट्स में ही चाइल्ड स्टंटिंग के मामले बढ़े हैं। और ये स्टंटिंग का डाटा इसीलिए मैटर करता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज अफेक्ट कर सकता है वो बच्चे के। If you like that, please like, share and subscribe to my channel. See you in another video.